हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेर नहीं, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की स्टडी ऐसे चल रही होगी। तो मेरे प्यारे प्यारे स्कूलों, आज का जो टॉपिक है स्पम से है, ठीक है, जो कि क्लास 12 और 10 दोनों के लिए है। ठीक, तो आप लोग एकदम अच्छे से बैठे रहिएगा, दिल थाम के बैठिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2024 में पक्का ये क्वेश्चन टपकने वाले हैं, इसमें से जरूर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए। सबसे पहले ये जो है, ये किसका फिगर है? ये है आपका, आपके स्पर्म का। किसका है? स्पर्म का फिगर। इसको बोलते हैं हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लों? शुक्राणु बोलते हैं। शुक्राणु क्या होता है ये हमको बताना है, उसका हमने स्ट्रक्चर भी बनाया है। ठीक, तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देख रहे हैं ये शुक्राणु का फिगर हमने बनाया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, स्पर्म की अगर हम बात करें, यानी कि शुक्राणु की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? शुक्राणु की। ठीक है, तो शुक्राणु जो होता है, यानी कि ह्यूमन शुक्राणु जो होता है, यानी कि मानव जो शुक्राणु करते हैं, ठीक है, जो होता है मानव शुक्राणु जो होता है, मानव शुक्राणु की लंबाई जो होती है, मानव शुक्राणु की लंबाई कितनी होती है? तो वो होता है 60 म्यू। क्या होता है? 60 म्यू मानव शुक्राणु की लंबाई होती है। क्या होता है? मानव शुक्राणु की लंबाई कितनी होती है? 60 म्यू होता है। कितनी बातें क्लियर हो गई? चलिए आगे चलते हैं। ये अगुणित, क्या चीज? अगुणित तथा नर युग्मक मेल गैमेट होते हैं। ये क्या होते हैं? मेल गैमेट होते हैं। क्या होते हैं? मेल गैमेट होते हैं, यानी कि कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं, और ये मेल गैमेट होते हैं। लास्ट में क्या होता है, इनका जो भाग है शुक्राणु का, ये 4 भागों में बटा होता है। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं, तो हमने इस तरह से हेडिंग करके हमने लिख दिया है। चौथा ये आपका ये है पहले वाला। ठीक है, हमने यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वहां पे हमने लिख दिया, फिगर भी हमने बना दिया। तो मेरे रसगुल्लों समझिएगा, जो इसके जो 4 भाग हैं वो कौन कौन से, मैं आपको इससे पहले पहले क्यों बता दूं। ये टोटली होता है आपका क्या चीज? हेड। ये क्या होता है? हेड। इसी के जस्ट नीचे गर्दन होती है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, हमारा ये क्या होता है? पूरा शरीर होता है। यहाँ पे क्या होता है? हमारा सिर होता है। एक गर्दन होती है, तो इसी प्रकार से क्या होता है? ये भी गर्दन होता है, नेक होता है। उसके बाद ये मिडिल वाला पार्ट होता है, यानी कि मध्य वाला पार्ट होता है। उसके बाद नीचे क्या होता है? उसकी पूंछ होता है, यहां से लेकर के यहां तक पूरा पूंछ होता है, यानी कि टेल होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई? चलिए समझते हैं अब जो जो कहा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे, जो कि आपके यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए हेड में क्या क्या कहा है कि स्पर्म का, ठीक है, स्पर्म का मेन पार्ट होता है, शरीर जो होता है उसका, यानी कि जो शीर्ष भाग होता है, क्या होता है? जो शीर्ष भाग होता है उसका, हेड मतलब क्या होता है? शीर्ष। जो शीर्ष भाग होता है क्या होता है? मेन पार्ट होता है। क्या होता है? मेन पार्ट होता है स्पर्म का। ठीक है, इसमें केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस पाया जाता है। आप देख रहे हैं हमने क्या किया है कि इसमें एक न्यूक्लियस हमने बनाया, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है? न्यूक्लियस पाया जाता है, जो कि आप देख रहे हैं, ये होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस पाया जाता है। उसके बाद क्या है? न्यूक्लियस के आगे टोपी के आकार की संरचना होती है। किसके आकार की? टोपी के आकार की, यानी कि हार्ट के आकार के न्यूक्लियस के आगे एक टोपी जैसी संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लों? एक्रोसोम बोलते हैं। इसके आगे जो टोपी के समान की संरचना होती है, इसे क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने लिख भी दिया है। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं। उसके बाद क्या है कि पूरा जो हेड होता है, हेड जो होता है, इनका पूरा शरीर जो होता है, शरीर पूरा जो शीर्ष होता है वो मेम्ब्रेन से होता है, यानी कि झिल्लियों से क्या होता है? ढका होता है। ये जो पूरा शरीर है यहाँ पे, इसके ऊपर क्या होता है? एक मेम्ब्रियन लगा होता है, जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसका पूरा शरीर क्या होता है? ढका होता है। किसका पूरा शरीर? स्पर्म का पूरा शरीर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है? ढका होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो आगे चले मेरे रसगुल्लों, देखते हैं अगला हेडिंग आप क्या डालेंगे? नेक, जिसको क्या बोलते हैं? आपको इसे समझो, नेक मतलब होता है गर्दन।
चलो हम गर्दन से समझा देते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं ग्रीवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीवा, मतलब यहाँ का पार्ट। ये यहाँ का जो पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट, इसे क्या कहते हैं? ग्रीवा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे रसगुल्लों? ग्रीवा कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट क्या कहलाता है? ग्रीवा कहलाता है। ठीक, अब चलते हैं आगे, देखते हैं ग्रीवा में क्या चीज होता है, इसको देख लेते हैं। तो यह हेड को मेन भागों से जोड़ता है। क्या करता है? जो हमारा जो मतलब इसका क्या होता है, शीर्ष होता है, क्या करता है? उसके मेन भाग से क्या कर देता है? उसको जोड़ के रखता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हेड है, तो इसे क्या करेंगे? इससे जोड़ करके रखेगा ये वाला। ठीक है, ऐसा करेंगे तो इसमें आवाज आएगी तो फिर दोबारा जल्दी निकलेगा, नहीं तो इसी प्रकार से भी क्या होता है? जोड़ के रखता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो चीज कहा है उसको समझ लेते हैं। जोड़ के रखता है इसमें, ठीक है, सेंट्रोसोम होता है, सॉरी सेंट्रियोल होता है। क्या होता है? सेंट्रियोल होता है। इसमें क्या होता है? सेंट्रियोल होता है। हमने क्या कहा? इसमें क्या होता है? सेंट्रियोल होता है। ठीक है, होता है। पूछ भाग का अक्षीय तंतु सेंट्रियोल से निकलता है। किससे निकलता है? सेंट्रियोल भाग से पूछ का, ठीक है, अक्षीय भाग निकलता है। मेरे कहने मतलब जो पूछ का यहाँ से सिर है, यही होता है सेंट्रियोल। क्या होता है? सेंट्रियोल। यहीं से पूछ वाला भाग निकलना स्टार्ट हो जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो चले मेरे रसगुल्लों, ये तो रहा आपका नेक की बात खत्म हो गई। चलते हैं अगला हेडिंग डालेंगे आप, ठीक है, मिडिल। ठीक है, क्या डालेंगे? मिडिल पेस। अब इसके बाद अगर हम करें मिडिल की, जिसको बोलते हैं मध्य भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य भाग। अब इसमें बात अगर करें हम मध्य भाग की, तो देखिए इसमें क्या होता है। मध्य भाग में सबसे पहली बात तो क्या है, यहां से लेकर के यहां तक का जो शरीर होता है इसका, इसको कहते हैं मध्य भाग। ठीक है, यानी कि मिड पार्ट होता है। इतनी बातें क्लियर। चले अब देखते हैं, इसमें अनेक माइट्रोकांडिया क्या होते हैं? इसमें माइट्रोकांडिया, जो कि आप देख रहे हैं, जो कि इस तरह से संरचना बनाई गई है सीढ़ी के अनुमा, इसे क्या कहते हैं? माइट्रोकांडिया कहते हैं। जो कि आप देख रहे हैं इस वाले को क्या कहते हैं? माइट्रोकांडिया कहते हैं। हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। इतनी बातें क्लियर है। चलते हैं आगे, चलते हैं। ये स्पर्म को, ठीक है, एनर्जी प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी प्रदान करते हैं। माइट्रोकांडिया जो होता है ये एनर्जी प्रदान करता है। किसको? स्पर्म को एनर्जी प्रदान करता, ताकि वो जीवित रहे और आगे बढ़ते रहे। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो मेरे रसगुल्लों, माइट्रोकांडिया जो हमने रेड कलर से यहाँ बनाया, इसे क्या कहते हैं? माइट्रोकांडिया कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो। आगे चले, आगे होता अगला ग्रीन डालेंगे आप टैल, जिसको बोलते हैं आप पूंछ। क्या बोलते हैं? पूंछ। अब पूंछ को हम समझते कैसे हैं, समझिएगा। ये पूंछ यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट क्या होता है? ये टोटली ये पूंछ होता है। क्या होता है? ये पूंछ होता है, यानी कि टैल होता है। अब टैल में क्या होता है इसमें समझिएगा, यह स्पर्म का अंतिम और सबसे लंबा भाग होता है। हमने क्या कहा? यह स्पर्म का सबसे अंतिम भाग होता है और सबसे लंबा भी भाग होता है। यह स्पर्म को गति प्रदान करता है। क्या करता है? स्पर्म को चलने में सहायता करता है, यानी कि उसको तैरने में क्या करता है? सहायता करता, ताकि वो तैर करके आराम से, ठीक है, जो है फैलोपियन ट्यूब में पहुंच सके। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? अंतिम नग्न होता है। इसके जो अंतिम भाग होते हैं क्या होते हैं? नग्न टाइप होते हैं, मतलब ना दिखने वाले होते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं, जो हमने लिखा था यहाँ पे क्रोमोसोम्स हो गए। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स जो है यहीं पर होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स। ठीक है, केंद्रक के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। जब केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम्स होंगे तो क्रोमोसोम को काटा जाएगा तो क्या निकलेगा? डीएनए। डीएनए को जब काटा जाएगा तो जीन निकलेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, आराम से, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर उसके बाद जो हम अगला टॉपिक चलते हैं। ठीक, चलिए मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। चलते हैं आगे टॉपिक देखते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका प्लेसेंटा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पक्का पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो 2024 में पक्का पूछे जाएंगे। ठीक है, प्लेसेंटा को बोलते हैं अपरा। क्या बोलते हैं? अपरा। कपरा मत समझ लेना, अपरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरा। अपरा जो होता है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा, जिसको बोलते हैं गर्भनाल।
ठीक है, जब बेबी पैदा होता है तो उसमें क्या होता है, एक नली के नुमा क्या होता है, एक जुड़ा रहता है उसके गर्भ से, ठीक, माता के गर्भ से जुड़ा रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा यानी कि अपरा कहते हैं। अपरा का काम क्या होता है, अपरा किसे कहते हैं, हम आज इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। गर्भ में स्थित भ्रूण, गर्भ में स्थित भ्रूण मातृ ऊतकों के, जो माता की ऊतकों होते, मातृ ऊतकों के बीच का, ठीक है, अस्थाई, बीच का अस्थाई अंतरांग, क्या है, अंतरांग, ठीक है, शारीरिक, क्या है, शारीरिक, संरचनात्मक व कार्यात्मक, ठीक है, कार्यात्मक यानी कि फिजिकल, ठीक है, स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल, ठीक है, संबंध जो भ्रूण की जीवन संबंधित मौलिक आवश्यकताओं की, ठीक है, पूर्ति कर सके, स्वास्थ्य की रक्षा करता है तथा एक अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति भी कार्य करता है, प्लेसेंटा कहलाता है। समझना क्या है, प्लेसेंटा किसे कहते हैं। प्लेसेंटा जो होता है ये गर्भ में स्थित भ्रूण, ठीक है, गर्भ में स्थित भ्रूण, ठीक है, और वह मातृ ऊतकों के बीच फिजिकल, स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल, ठीक है, संबंध, ठीक है, संबंध बनाए रखता है और स्वास्थ्य में रक्षा करता है, क्या करता है, और स्वास्थ्य रक्षा करता है, जिससे क्या होता है, एक अंतःस्रावी, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति भी कार्य करता है, ठीक है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा जो होता है ये गर्भनाल होता है, एक हिसाब से जहां से नाभि जुड़ा होता है उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्लेसेंटा जो होता है। सिंपली भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो फिजिकल, स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल जिसमें हो, जिसका संबंध हो, और जो भ्रूण के रूप में, ठीक है, मौलिक आवश्यकताएं देता हो, और क्या हो, उसको स्वस्थ बना के रक्षा करे, यानी कि उसकी रक्षा करे स्वस्थता पूर्वक, ठीक है, और अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति भी कार्य करे, उसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। अब आ जाते हैं फंक्शन की बात कर लेते हैं, फैशन की बात नहीं कर रहे हैं, फंक्शन की। फंक्शन जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा के फंक्शन, यानी कि फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के कार्य यानी कि अपरा के कार्य। तो अपरा के कार्य क्या है, पहला पॉइंट आपका अपरा में क्या है, पहला पॉइंट है कि भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन देता है। अपरा जो होता है यानी कि प्लेसेंटा जो होता है वो क्या करता है, एम्ब्रॉय को, ठीक है, न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन जो होता है वो यानी कि पोषण और क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, ठीक है, पोषण और ऑक्सीजन किसको देता है, भ्रूण को पहुंचाता है, प्लेसेंटा। अगला पॉइंट क्या है कि प्लेसेंटा को जो है उत्सर्जन में भी सहायता करता है। प्लेसेंटा क्या काम करता है, उत्सर्जन का भी काम करता है। जैसे मान लीजिए बेबी जब पेट में रहता है तो उससे क्या होता है, प्लेसेंटा के माध्यम से उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, ताकि उस जो माँ का ब्लड है उसमें जाकर के वो क्या होता है, उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, उसमें चला जाता है, उसके माँ के ब्लड में चला जाता है उत्सर्जित होकर के, ठीक है, इसलिए उसे क्या कहता है, उत्सर्जन में भी सहायक होता है कौन, प्लेसेंटा। आगे चलते हैं, माता के ब्लड से क्या होता है, माता के ब्लड से जो माँ होती है उनकी जो है ब्लड से, ठीक है, पोषक पदार्थों और ऑक्सीजन प्रतिरक्षी मतलब जिससे जो है रक्षा कर सके, ठीक है, जो एम्ब्रॉय होता है पूरा मतलब क्या होता है, जो भ्रूण होता है उसकी रक्षा किया जा सकते हैं, उसके लिए क्या होता है, कुछ विटामिन जो वगैरह खाती हैं, ठीक है, जो लोग सेवन करते हैं उस समय, ठीक है, गर्भधारण अवस्था में, तो उस समय क्या होता है, जो उसमें का प्रोटीन विटामिन वगैरह होते हैं सब क्या होते हैं, प्लेसेंटा के माध्यम से, ठीक है, वो अवशोषित होकर के बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। तो भ्रूण में, ठीक है, प्रवेश कराता है। हमने वही चीज बताया कि क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती है, भ्रूण में प्रवेश कराती है, किसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से, ठीक है, प्लेसेंटा के जरिए। समझ में आ गया। अगला क्या है, हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थों को क्या करता है, प्लेसेंटा रोक देता है। हानिकारक पदार्थों को प्लेसेंटा जाने नहीं देता। अगर ऐसा कुछ होता है तो समझ लेना कि बेबी में दिक्कत होगा। ठीक, चलते हैं अगला देखते हैं। पांचवा टॉपिक इसमें है क्या है, पांचवा जो है इसके कार्य की बात करें, पांचवा में क्या है कि अपरा से स्रावित हार्मोन्स गर्भावस्था को बनाए रखता है। जो इससे स्रावित हार्मोन्स होते हैं अपरा से, ठीक है, अपरा से यानी कि प्लेसेंटा से जो स्रावित हार्मोन्स होते हैं क्या करता है,
गर्भावस्था को बनाए रखता है, गर्भावस्था में कोई दिक्कत नहीं होता। अगला यानी कि छठवां जो पॉइंट है उसकी बात अगर करें, चेचक, खसरा, डिप्थीरिया, ये बीमारी का नाम भैया, ठीक है, आदि के एंटीबॉडीज को अपरा मादा के ब्रेड से भ्रूण में पहुंचाता है। समझाएं हम आपको। जैसे इससे कहने का मतलब क्या है कि अगर चेचक है, क्या है, चेचक है, खसरा हुआ है, डिप्थीरिया हुआ है, अगर उस महिला को उस क्या नाम है, अगर वो इंजेक्शन दिया गया है, ठीक है, तो उस इंजेक्शन के जरिए जो क्या होगा, प्लेसेंटा के जरिए जो है उस बच्चे में भी ट्रांसफर हो जाएगा। अगर बच्चा क्या है, गर्भधारण किया है तब, अगर उस समय महिला क्या है, गर्भधारण की है तब, ठीक है, तो क्या होता है, अपराग के जरिए क्या हो जाता है, वो जो एंटीबॉडीज होती है, ठीक है, वो उसके अंदर पहुंच जाता है और बच्चा क्या होता है, चेचक, खसरा, डिप्थीरिया आदि से क्या होता है, रोगों से बचता रहता है, ठीक है, बचा रहता है। क्लियर हो गया इतना? तो इसका आप स्क्रीनशॉट में ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं यौनारंभ देखते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले फटाफट। चलिए आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो चलते हैं, अब देखते हैं यौनारंभ। क्या समझते हैं यौनारंभ, जिसको क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। यानी कि यौनारंभ किसे कहते हैं ये हमको समझना। प्यूबर्टी जो होता है, जिसको बोलते हैं मैच्योरिटी, क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी, ठीक है। प्यूबर्टी क्या होता है इसको समझते हैं, जिसको यौनारंभ बोलते हैं। ये स्टार्ट कब होता है, ये बाल्य अवस्था के समाप्त होने के बाद स्टार्ट होता है। जब बाल अवस्था खत्म हो जाता है तो उस समय क्या होता है, ये स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जनन प्रावस्था, जनन प्रावस्था का प्रारंभ क्या कहलाता है, प्यूबर्टी कहलाता है। क्या कहलाता है, प्यूबर्टी, यानी कि यौना आरंभ कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें शारीरिक वृद्धि विकास मंद हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर यौना आरंभ प्रारंभ हो जाता है तो उसमें शारीरिक जो वृद्धि होती है, विकास जो होता है वो धीमी हो जाती है, क्योंकि अधिकांश ऊर्जा जो है लैंगिक अंगों को बनाने में लग जाते हैं। जो इसमें ऊर्जा होते हैं, बहुत अधिक ऊर्जा जो आपके शरीर से निकलती है, आपकी बॉडी से जो निकलती है, वो क्या होते हैं, लैंगिक ऑर्गन्स जो होते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, ये ऊर्जा देने लगते हैं। इसलिए ऐसा होता है कि जो शरीर की विकास और वृद्धि होती है वो रुक जाती है। इस अवस्था में, ठीक है, मेल में स्पर्म, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु की बात करें, किसकी बात करें, शुक्राणु और अंडाणु की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में जो है क्या होते हैं, जब यौना आरंभ होता तो उसमें क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु जो है रिलीज यानी कि बनना स्टार्ट हो जाता है। कितनी बातें क्लियर हो गई। चलिए निर्माण हो जाते हैं। मेल में, ठीक है, यौनारंभ जो होता है, प्यूबर्टी जो होता है, वो 13 से 16 वर्ष में होता है। 13 से लेकर के 16 वर्ष के उम्र में मेल में यौनारंभ स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फीमेल में की अगर हम बात करें तो ये 12 से लेकर के 13 वर्ष में जो है ये प्रारंभ होता है। तो मेरे रसगुल्लों, अब हमको ये जानना है कि इसमें क्या क्या अंतर होते हैं, ये हमको बताना है आपको। यानी कि मेल में क्या होता है और फीमेल में क्या क्या दोनों में अंतर होते हैं, क्या क्या यौनारंभ के बाद क्या क्या जो है लक्षण दिखाई देते हैं कि यौनारंभ स्टार्ट हो गया है, उसको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला लक्षण क्या बनेगा, सबसे पहले मेल में क्या होगा, उसकी आवाज भारी हो जाएगी, फटी बांस की तरह। कैसे हो जाएगी, फटी बांस की तरह उसकी आवाज क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल में क्या होगा, उसकी जो आवाज होगी कैसी हो जाएगी, मधुर हो जाएगी, कोयल की तरह कैसी हो जाएगी, मधुर हो जाएगी, ठीक है, ये चीज होगा। आगे चलते हैं। मेल में अगर हम बात करें तो उसके जो कंधे होते हैं, ये जो कंधा होता है भैया, वो क्या होता है, चौड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। और यहाँ फीमेल में क्या होता है, जो कंधा होता है वो चौड़ा नहीं होता है। इसके स्थान पे क्या होता है, जनन अंगों और स्तनों का विकास होता है। किसका, बाह्य जनन अंगों और स्तनों का, यानी कि जो छाती होता है जिसको ब्रेस्ट बोलते हैं, उसका विकास होने लगता है, ठीक है। और जनन अंगों में क्या होते हैं, उसका भी बाह्य जनन अंगों का भी विकास होने लगता है। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है कि मेल में क्या होता है, दाढ़ी मूछे आने लगते हैं। मेल में क्या होता है, दाढ़ी मूछे आने लगते हैं। और फीमेल में क्या होता है, एमसी का स्राव जो है
स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एमसी का जो है आना प्रारंभ हो जाता है, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसका फुल फॉर्म पहुंचता। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ऑर्थो भी बोलते हैं, रजोधर्म भी बोला जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है कि शिश्न यानी कि पेनिस और विर्सन यानी कि टेस्टिस, पेनिस व टेस्टिस विकसित हो जाते हैं। किसमें? मेल में पेनिस और टेस्टिस विकसित हो जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, पेल्विस, ठीक है, क्या है, पेल्विस ग्रेडर जो होता है, जिसको बोलते हैं श्रोणि क्षेत्र। क्या बोलते हैं? श्रोणि क्षेत्र जो होता है वो फैल कर क्या होता है, चौड़ा होता है। श्रोणि क्षेत्र क्या होता है? जो कमर वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, श्रोणि क्षेत्र बोलते हैं। यह क्या होता है, फैल करके चौड़ा हो जाता है। ठीक है, आप समझते हैं। अगला स्पर्म जो होता है, स्पर्म की अगर हम बात करें, मेल में स्पर्म का निर्माण होने लगता है। मेल में किसका निर्माण होने लगता है? स्पर्म का निर्माण होने लगता है। लेकिन फीमेल में क्या होता है, स्पर्म के स्थान पे क्या हो जाता है, ये क्या नाम है, जैसे इसके चेहरे और जांघों और नितंबों पर क्या हो जाता है, वसा संचय होने लगता है, यानी कि वसा इसके स्थान पे जमा होने लगता है, जिसको बोलते हैं चर्बी। क्या बोलते हैं? चर्बी। चर्बी जमने लगता है चेहरे पर, जांघ पर और नितंबों पर क्या होता है, चर्बी जमने लगता है। चलते हैं अगला देखते हैं। छठवां क्या है, इसमें एस्ट्रोजन क्या होता है, इसमें हार्मोन्स कुछ रिलीज होते हैं मेल्स में। मेल्स में जो हार्मोन्स होते हैं वो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये दो हार्मोन्स जो मेन होते हैं, ये किसमें, मेल्स में जो क्या होते हैं वो स्रावित होते हैं। और फीमेल्स में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है, और यच जो होता है ये भी स्रावित होता है। ठीक है, इतनी बातें रह गई इसके बीच। ठीक है, तो यौन आरंभ ये यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, और आपकी वीडियो भी यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने पेपर के लिए तैयारी करते रहिए। जय हिंद।